नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टॉपिक मुगल काल पर चर्चा करेंगे। मुगल काल (1526 से 1857 तक। लेकिन वास्तविक अर्थों में जब हम मुगल काल की चर्चा करते हैं तो 1526 से 1707 तक, अर्थात बाबर से लेकर औरंगजेब तक। औरंगजेब की मृत्यु के बाद के जो शासक हैं उन्हें प्रवर्ती मुगल कहा जाता है। तो 1707 से 1857 तक प्रवर्ती मुगल। ठीक है, तो मुगल काल के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मुगल काल के में जितने भी शासक हुए हैं, सबसे पहले हम सभी शासकों के संदर्भ में चर्चा कर लें कि कौन कौन से शासक थे जिन्होंने की शासन किया। प्राय हम इस काल के 1526 से 1707 तक के काल के शासकों के नाम याद रखते हैं। 1707 से 1857 तक के काल को या के जो शासक हैं उनको प्राय याद नहीं रखते हैं। लेकिन पहले हम सभी शासकों का उल्लेख कर लेते हैं, फिर एक एक करके क्रम से चर्चा कर लेते हैं। तो मुगल काल में पहला शासक था बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। प्राय वास्तविक अर्थों में मुगल काल के संदर्भ में हम इतना ही याद रखते हैं। लेकिन औरंगजेब के बाद बहादुर शाह है, बहादुर शाह के बाद में जहांदार शाह है, जहांदार शाह है, जहांदार शाह के बाद फर्रुखशियर, फर्रुखशियर, उसके बाद में रफीउ दरजात, फिर रफीउद्दौला, रफीउद्दौला, फिर मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह है, अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, आलमगीर अब द्वितीय लगातार, शाह आलम द्वितीय, उसके बाद में अकबर द्वितीय, और फिर बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ये द्वितीय सभी साथ में ही हैं, बहादुर शाह द्वितीय। बाबर 1526 से 1530 तक, हुमायूं 1530 से 1556 तक। हालांकि 15 वर्ष ये भारत से बाहर रहता है, 15 वर्ष तक, तो पलायन काल रहता है 15 वर्ष का बीच में। फिर अकबर 1556 से 1605 तक, जहांगीर 1605 से 1627 तक, शाहजहां 1628 से 58 तक। ध्यान ये रखना है, शाहजहां की मृत्यु 1666 में होती है। शासनकाल तो 58 तक है, जबकि इसकी मृत्यु होती है 1666 में, जबकि शासनकाल 28 से 58 तक की है। 58 से लेकर 66 तक ये औरंगजेब की कैद में रहता है आगरे के किले में। और औरंगजेब का काल है 1658 से 1707 तक, 1707। बहादुर शाह है 1707 से 12, जहांदार शाह है 1712 से 13,
फर्रुखशियर 1713 से 19, और 19 में रफ़ी दरजात और रफ़ी दौला दोनों ही 1719 तीन लगभग तीन महीने। और मोहम्मद शाह है 1719 से 48, 19 से 48, 1748। अहमद शाह है 1748 से 54 तक। आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 तक। तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय रहता है, और शाह आलम द्वितीय का काल है 1759 से 1806। प्रवर्ती मुगलों में लंबा शासन काल है। वैसे सबसे लंबा काल है अकबर का, और सबसे कम मुगल शासक जिसने सबसे कम समय तक शासन किया, रफ़ी दरजात। अकबर द्वितीय का है 1806 से 1837, और बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर का है 1837 से 1857। ये सभी मुगल शासक हैं जिन्होंने 1526 से लेकर 1857 तक शासन किया है, जिनमें सबसे पहले बाबर 1526 से, आप साथ में लिखते जाओगे, बाबर 1526 से 30 तक, हुमायूं 1530 से 56 तक, अकबर 1556 से 1605 तक, जहांगीर 1605 से 1627 तक, शाहजहां 1628 से 58, 1658 तक ही है, और औरंगजेब 1658 से 1707, बहादुर शाह है 1707 से 12 तक, जानदार शाह है 12 से 13, फर्रुखशियर 1713 से 1719 तक, रफ़ी दरजात और रफ़ी दौला दोनों 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक, अहमद शाह 1748 से 54 तक, आलमगीर द्वितीय, पहले मैं बता चुका हूँ, द्वितीय दोनों एक साथ, ये सब के सब चारों के चारों एक साथ ही हैं। अच्छा, आपके ये थोड़ा सा ये दिक्कत आएगी कि साहब आलमगीर द्वितीय यहाँ दिखाई दे रहा, तो आलमगीर प्रथम कहाँ है? औरंगजेब ही आलमगीर प्रथम था, औरंगजेब ही था वो आलमगीर प्रथम था, और बहादुर शाह है वो शाह आलम प्रथम था, क्योंकि वहाँ शाह आलम द्वितीय है। तो आपके ये भी आएगी कि फिर प्रथम कहाँ है? तो शाह आलम प्रथम तो है, बहादुर शाह है प्रथम, और आलमगीर प्रथम है, वो है औरंगजेब। आलमगीर औरंगजेब की उपाधि थी और शाहजहां बहादुर शाह की उपाधि थी। ठीक है। और शासनकाल दोबारा आलमगीर का 1754 से 59, और शाह आलम का 59 से 1806, अकबर द्वितीय का 1806 से 37 तक, और बहादुर शाह द्वितीय का है 1837 से 1857 तक, जो कि अंतिम मुगल बादशाह है, जिसे 1857 की क्रांति के दमन के दौरान बंदी बनाकर रंगून भेज दिया जाता है, रंगून में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अमूमन हम ये शासक तो याद रखते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यहाँ तक तो प्राय वंशावली सभी को याद रहती है। आगे वाले शासकों को प्राय हम याद नहीं रखते हैं, तो इनका याद करने का एक सरल सहज तरीका है, हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जैसे ये तीन शासक हैं, बहादुर शाह, जानदार शाह, फर्रुखशियर, इनको याद कर लो आप, बीजेपी क्रम से याद रह जाएंगे, ये इनका क्रम रहेगा। ये किसी पार्टी का नाम नहीं है। बी का मतलब बहादुर शाह, जे का मतलब जानदार शाह, पी का मतलब फर्रुखशियर। ठीक है। फिर ये दो हैं आर पर, तो इनको आर स्क्वायर, रफ़ी दरजात और रफ़ी दौला। फिर मा, एम डबल ए मा, तो मोहम्मद शाह, अहमद शाह है, आलमगीर द्वितीय। और फिर एक टीवी चैनल आता है सब, SAB, तो यहाँ एस का मतलब शाह आलम द्वितीय, और ए अकबर द्वितीय, और बी बहादुर शाह द्वितीय। ये पूरी वंशावली है, यानी बीजेपी, आर स्क्वायर, माँ और सब, ये इनका क्रम रहेगा। तो ये पूरे मुगल बादशाह है, वो याद हो जाएंगे। ठीक है। चलो खैर,
अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा बिंदु होगा बाबर। बाबर के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। अब हमारा बिंदु रहेगा बाबर। और बाबर का शासनकाल कब से कब तक है? 1526 से 1530 तक। भारत में बाबर का शासन रहा है 1526 से 1530 तक। बाबर का जन्म, जन्म के संदर्भ में बाबर का जन्म की जो तारीख है वो आपको याद रह जाएगी, क्योंकि बाबर के जन्म की तारीख, अकबर के राज्याभिषेक की तारीख, शाहजहां के राज्याभिषेक की तारीख, मान सिंह के राज्याभिषेक की तारीख, बहादुरपुर के युद्ध की तारीख एक ही है। और आपको ऐसे याद नहीं रहे तो वैलेंटाइन डे की भी वही तारीख है, 14 फरवरी। तो बाबर का जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 को फरगना में। फरगना ट्रांसोक्शियाना क्षेत्र में, उज्बेकिस्तान में है, मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान में है फरगना। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और माता का नाम था, माता आप थोड़ा साथ ही लिख लीजिए इनको, पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलूग निगार खानम। माता का नाम कुतलूग निगार खानम। बाबर 11 वर्ष की आयु में, उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद जब 11 वर्ष का था तब, तो 11 वर्ष यानी 1483 में जन्म हुआ है, तो 11 जोड़ने पर 11 वर्ष की आयु में 1494 में फरगना का शासक बना था। बाबर फरगना का, भारत में तो बादशाह बना 1526 में, लेकिन वैसे बाबर शासक कब बना था? 1494 में फरगना का शासक बना था। ठीक है, 1494 में फरगना का शासक बना था। बाबर पितृपक्ष की ओर से, पितृपक्ष की ओर से एक तुर्क नेता था। बाबर पितृपक्ष की ओर से तुर्क नेता था, क्या नाम इसका? तैमूर। तुर्क नेता तैमूर का 5वां वंशज था, 5वां वंशज। देखोगे, बाबर पितृपक्ष की ओर से तुर्क तैमूर का 5वां वंशज था, जबकि मातृपक्ष की ओर से मंगोल नेता, तो मातृपक्ष की ओर से मंगोलों का वंशज था और पितृपक्ष की ओर से तुर्कों का वंशज था। मंगोल नेता था चंगेज खां, जिसे खुदा का कहर कहा जाता था। चंगेज खां का 14वां वंशज था, यानी मध्य एशिया के दो प्रसिद्ध खूंखार शासक, क्योंकि तैमूर ने तो भारत पर 1398 में आक्रमण किया था, बहुत ही भयंकर आक्रमण था। तो उस तैमूर का तो ये पितृपक्ष की ओर से 5वां वंशज है, और मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां, मंगोल नेता था चंगेज खां, उसका 14वां वंशज है। अच्छा, याद करने के लिए देखो यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, आपको याद हो जाएगा कि किसका कौन सा वंशज था, किस पक्ष की ओर से। यहाँ देखो एक कि पितृ 5वां, यहाँ पर पितृ 5वां, तो पितृपक्ष की ओर से जिसका भी है वो 5वां वंशज है, पितृ 5वां। और चंगेज खां 14वां, चंगेज खां का 14वां वंशज है, तो पितृपक्ष की ओर से तो नहीं है, क्योंकि पितृपक्ष की ओर से तो जिसका भी है 5वां वंशज है, पितृपक्ष की ओर से तो 5वां वंशज है, और चंगेज खां का 14वां वंशज है। इसका मतलब चंगेज खां का मातृपक्ष की ओर से है। ठीक है, और चंगेज खां मंगोल था, तो मातृपक्ष की ओर से ये मंगोलों का वंशज था, और पितृपक्ष की ओर से तुर्क तैमूर का 5वां वंशज है। तो ये ध्यान रखना, बाबर चगताई तुर्क था, यानी मूलतः है वो तुर्क, पितृपक्ष की ओर से तुर्क है, तो चगताई तुर्क था, चगताई तुर्क। ठीक है, मूलतः बाबर था वो चगताई तुर्क था।
ठीक है। अब पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि बाबर 11 वर्ष की आयु में 1494 में यानी छोटे उम्र में ही फरगना का शासक बना है। शासक बनते ही उसका एक बड़ा स्वप्न ये रहा कि वो अपने पूर्वजों की राजधानी समरकंद, जो कि तैमूर की राजधानी थी कभी, और इस समय उस पर उसके चाचा अहमद मिर्जा का अधिकार था, तो वो ये चाहता था कि समरकंद पर अधिकार करे। और समरकंद पर अधिकार करने के लिए उसने समय समय पर प्रयास भी किए। प्रारंभिक प्रयास में विफल रहा, लेकिन उसने कुल 3 बार समरकंद पर अधिकार किया। ये समरकंद पर उसने कुल 3 बार अधिकार किया। तो आप ये लिखोगे, बाबर द्वारा समरकंद पर अधिकार, बाबर द्वारा समरकंद पर अधिकार। तो उसने 3 बार अधिकार किया। सबसे पहला अधिकार 1497 में, लेकिन यह अधिकार केवल 100 दिन तक रहा। उसका यह अधिकार केवल 100 दिन तक रहा। 100 दिन के बाद न केवल उसे समरकंद से हाथ धोना पड़ा, बल्कि फरगना से भी हाथ धोना पड़ा। उसके बाद में दूसरी बार उसने समरकंद पर अधिकार किया 1501 में। 1501 में अधिकार किया, लेकिन 1501 में तो उसने समरकंद पर अधिकार किया, लेकिन 1502 में एक युद्ध था, सर ए पुल या सराय पुल, सर ए पुल का युद्ध हुआ, सर ए पुल का युद्ध। और यह युद्ध बाबर और सेबानी खां उज़्बेक के मध्य हुआ। बाबर और, अब साथ में लिख लो, पहली बात 3 बार अधिकार किया। पहली बार 1497 में, जो कि 100 दिन का अधिकार रहा। फिर दूसरी बार 1501 में अधिकार किया, लेकिन 1502 में सर ए पुल के युद्ध में सेबानी खां उज़्बेक से पराजित हुआ और समरकंद पुनः उसके हाथों से निकल गया। ठीक है। फिर उसके बाद में उसने तीसरी बार अधिकार किया आगे चलकर 1511 में, 1511 में, लेकिन 1512 में एक युद्ध हुआ, कुल ए मलिक युद्ध, यह भी उज़्बेकों से ही। और कुल ए मलिक के युद्ध में उसे अब्दुल्ला उज़्बेक ने पराजित कर दिया। अब्दुल्ला उज़्बेक से पराजित हुआ। अब्दुल्ला उज़्बेक से पराजित हुआ और उसे पुनः समरकंद से हाथ धोना पड़ा। तो 3 बार उसने समरकंद को जीता, लेकिन तीनों बार समरकंद उसके हाथों से निकल गया। पहली बार जीता 1497 में, दूसरी बार 1501 में, तीसरी बार 1511 में। ठीक है, तीसरी बार 1511 में। और 2 युद्ध हैं, एक सरे पुल का युद्ध, एक कुल्ले मलिक का युद्ध। सरे पुल का युद्ध 1502 में बाबर और शेबानी खां उज़्बेक के मध्य, और कुल्ले मलिक का युद्ध 1512 में बाबर और अब्दुल्ला उज़्बेक के मध्य। तो उज़्बेकों से यह पराजित हुआ। ये बात बाबर ने भी सोची कि भाई मैं उज़्बेकों से सहजता से, उज़्बेक मुझे पराजित कैसे कर देते हैं। तो उसने ये देखा कि उज़्बेकों का एक लड़ने का तरीका है, और वही तरीका फिर आगे चलकर इसने बाबर ने काम में लिया, और वो तरीका था तुलगुमा युद्ध पद्धति। तो अगर आपसे ये पूछे कि तुलगुमा युद्ध पद्धति बाबर ने किन से सीखी थी, तो किन से? उज़्बेकों से सीखी थी उसने ये तुलगुमा युद्ध पद्धति। ठीक है, जिसमें कि पीछे से आक्रमण किया जाता, पीछे से आक्रमण करने की पद्धति थी। चलो खैर, अब जब बाबर समरकंद को जीतने में विफल रहा, फरगना भी उसके हाथों से निकल गया, तो उसने फिर काबुल को जीता 1504 में। तो आप लिखो काबुल विजय, काबुल विजय 1504, काबुल विजय
1504 और आप इसमें लिखो काबुल के शासक मोहम्मद मुकीम को पराजित करके बाबर ने काबुल पर अधिकार किया था। एक बात ध्यान रखना, बाबर भारत पर आक्रमण करते समय काबुल का ही शासक था। फरगना और समरकंद उसके हाथ नहीं थे, उसके पास नहीं थे। तो जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय वो कहाँ का शासक था? काबुल का शासक। तो अगर ये पूछें कि बाबर शासक कब बना, तब तो बना वो 1494 में, लेकिन कहाँ का? फरगना का। ठीक है। और काबुल का शासक कब बना? 1504 में। और भारत पर आक्रमण करते समय वो काबुल का शासक था। और भारत का शासक कब बना? 1526 में। तो आप ये बात भी लिखोगे कि भारत आक्रमण के समय बाबर काबुल का ही शासक था। भारत आक्रमण के समय बाबर काबुल का ही शासक था। ठीक है। काबुल विजय के बाद 1507 में बाबर ने अपने पूर्वजों की पैतृक राजधानी थी मिर्जा, उस मिर्जा का तो त्याग कर दिया और इस मिर्जा के स्थान पर उसने क्या किया? बादशाह की उपाधि या बादशाह की उपाधि धारण की। तो भारत का प्रथम बादशाह कौन है? बाबर। बादशाह कोष्टक में बादशाह की उपाधि धारण की। पैतृक उपाधि क्या थी? मिर्जा। तो आप ये लिखो 1507 में बाबर ने पूर्वजों की पैतृक राजधानी पूर्वजों की पैतृक उपाधि मिर्जा का त्याग किया। पूर्वजों की पैतृक उपाधि मिर्जा का त्याग किया और उसके स्थान पर बादशाह, कोष्टक में बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो भारत का पहला बादशाह बाबर है। इसलिए ये बात पूछी जा सकती है कि बाबर ने बादशाह या बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1507 में। किस विजय के बाद? तो काबुल विजय के बाद। ठीक है। हालांकि काबुल विजय 1504 में ही कर चुका होता है। तो काबुल विजय के बाद 1507 में उसने बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी। और भारत में जितने भी मुगल शासक हैं सभी की यही उपाधि थी, बादशाह उपाधि। इससे पहले, मुगलों से पहले जो शासक थे उनकी उपाधि थी सुल्तान। इसलिए उस काल को कहते हैं सल्तनत काल। 1526 से पहले के जो शासक थे वो सुल्तान कहलाते थे, 1206 से लेकर 1526 तक। इसलिए उसे कहा जाता है सुल्तानों का काल या सल्तनत काल। ठीक है। और मुगल काल के जितने भी शासक हैं सबकी उपाधि है, एक ही उपाधि है, बादशाह है। और बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन बन गया? बाबर। कब? 1507 में। ठीक है। अब 1507 में ही उसने कंधार को जीत लिया। तो कंधार विजय आगे 1507, कंधार विजय 1507। कंधार को जब काबुल और कंधार को जीत लिया तो उसके मन में फिर ये बात आई कि वो पूर्वजों की राजधानी को, समरकंद को फिर जीतने का प्रयास फिर किया उसने 11 में। ये 7 के बाद 11 में फिर उसने जीतने का प्रयास किया, जीत भी लिया, लेकिन अगले वर्ष उसे समरकंद से हाथ धोना पड़ा। तब उसने सोच लिया कि अब पश्चिम में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है, अर्थात उज़्बेक मुझे जीतने नहीं देंगे। तो उसने अपनी दिशा बदल ली। किधर? भारत की ओर। क्योंकि उसने अपने पूर्वजों से ये बात सुन रखी थी कि भारत सोने और चांदी का देश है, बहुत ही धनवान देश है, और उसके पूर्वज यहाँ पर पहले जैसे तैमूर आदि आए भी हैं। तो उन बातों को सुनकर उसने भारत की ओर रुख किया और परिस्थितियां भी उसके अनुकूल थी। और भारत पर बाबर का जो पहला आक्रमण वो 1519 में बाजोर और बेरा पर हुआ। तो आप पहले हेडिंग लिख लो, बाबर का भारत आक्रमण। आपकी हेडिंग रहेगी बाबर का भारत आक्रमण या भारत अभियान, भारत पर आक्रमण। ठीक है। बाबर का भारत पर जो प्रथम आक्रमण है वो हुआ
1519 में बाजोर और भेरा पर, जहां यूसुफजाई जाति का नियंत्रण था, बाजोर और भेरा पर, जो पाकिस्तान में है। ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना, अबुल फजल के, बाय द वे, अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछे कि बाबर का भारत पर पहला आक्रमण कब था, तो 1519 में। लेकिन अबुल फजल के अनुसार पूछें तो अबुल फजल के अनुसार बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1504 में किया था। अबुल फजल के अनुसार बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1504 में किया था, लेकिन फरिश्ता के अनुसार उसका पहला आक्रमण है वो हुआ था 1519 में। और अधिकांश या लगभग सभी इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519 में ही हुआ था, जो बाजोर और भेरा पर। ठीक है, तो आप ये लिखोगे, प्रथम आक्रमण 1519 में बाजोर और भेरा पर हुआ, और कोष्टक में लिख लोगे या नोट लगाकर, अबुल फजल के अनुसार 1504 में, यह आक्रमण 1504 में हुआ था। ठीक है, ये बात कोष्टक में लिख लोगे। आगे लिखोगे, भेरा के किले को तोड़ते समय ही, भेरा के किले को तोड़ते समय ही बाबर ने भारत में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। तो भारत में पहली बार तोपखाने का प्रयोग बाबर ही करता है, और वो भेरा के किले को तोड़ते समय, अर्थात 1519 में। भारत में पहली बार तोपखाने का प्रयोग 1519 में ही हुआ है, और वो बाबर ने किया है। और किस स्थान पर? भेरा में के स्थान पर, भेरा के किले को तोड़ते समय। ठीक है। और बाबर के जो मुख्य तोपची थे इस समय, प्रधान तोपची, उस्ताद अली और मुस्तफा, उस्ताद अली और मुस्तफा थे, ये प्रधान तोपची थे। ठीक है। बाबर का दूसरा आक्रमण 1519 में ही था, 1920 में। पेशावर पर। तीसरा आक्रमण 1520 में सियालकोट पर, पाकिस्तान में ही है, तो सियालकोट पर। और चौथा आक्रमण था 24 में, चौथा आक्रमण 1524 में लाहौर पर, लाहौर पर चौथा। और पांचवा आक्रमण जो कि काफी प्रसिद्ध था, पांचवा आक्रमण वो था 1526 में पानीपत का युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो भारत पर बाबर का पांचवा आक्रमण था। अच्छा, यहाँ ये भी ध्यान रखना है, ये कोइंसिडेंस ही मानो कि पानीपत का प्रथम युद्ध है वो बाबर का भारत पर पांचवा आक्रमण था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो अब्दाली का भारत पर पांचवा आक्रमण था। दोनों के पांचवें आक्रमण थे पानीपत वाले। तीसरा, पानीपत का तीसरा युद्ध है वो अब्दाली का भारत पर पांचवा आक्रमण था, जबकि पानीपत का प्रथम युद्ध है वो बाबर का भारत पर पांचवा आक्रमण था। तो अब हमारा बिंदु ही रहेगा पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे आप लिखोगे, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें लिखोगे आप, यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और, यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। लिख लिया?
ये बाबर का भारत पर पांचवा आक्रमण था। बाबर का भारत पर पांचवा आक्रमण था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और राणा सांगा, क्योंकि बाबरनामा के अनुसार राणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रित किया था, और राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। आलम खां लोदी, दौलत खां लोदी और राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। तो इन तीन व्यक्तियों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। ठीक है, आगे लिखो। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी का सहयोग ग्वालियर के शासक विक्रमजीत ने किया था। इब्राहिम लोदी का सहयोग ग्वालियर के शासक विक्रमजीत ने किया था। इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत दोनों ही इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। तो वैसे इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान माना जाता है, तो जो युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए मारा गया है। तो इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत दोनों ही युद्ध करते हुए मारे गए। परिणामतः या इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का पतन हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। और मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन है? बाबर। इस युद्ध के माध्यम से कब? 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि यद्यपि बाबर के भारत विजय में महत्वपूर्ण भूमिका तोपखाने और उसकी तुलगुमा युद्ध पद्धति का योगदान है, लेकिन अगर आपसे ये पूछें कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबरनामा के अनुसार या बाबर के अनुसार उसकी विजय का मुख्य कारण क्या था, तो तुर्क धनुर्धर, उसके जो धनुर्धर हैं वो बाबर का ऐसा मानना है। तो आप ये बात लिख सकते हो, बाबरनामा के अनुसार इस विजय का मुख्य कारण या बाबर की विजय का मुख्य कारण उसके धनुर्धर थे, उसके तीरंदाज या धनुर्धर थे। ठीक है, चलो अब हम अगले युद्ध की चर्चा करें। पानीपत युद्ध के बाद में अगला आप नाम लिखो, खानवा का युद्ध। लगातार ही है लगभग सभी युद्ध। पानीपत युद्ध के बाद में खानवा युद्ध, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527
बाबर और राणा सांगा, कोष्टक में संग्राम सिंह, राणा संग्राम सिंह, मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह। राणा सांगा कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा या संग्राम सिंह के मध्य हुआ था। ठीक है, संग्राम सिंह के मध्य हुआ था। आगे लिखो, इस युद्ध का मुख्य कारण बाबर द्वारा भारत में ठहरने का निश्चय, बाबर द्वारा भारत में ठहरने का निश्चय था। क्योंकि पहले सांगा ने ये सोचा कि भाई ये लुटेरा है, लूट कर चला जाएगा अपने पूर्वजों की भांति, लेकिन बाबर ने ऐसा न करके और भारत में सत्ता स्थापना का विचार कर लिया। तो परिणामतः है सांगा से उसका संघर्ष होना स्वाभाविक था। संघर्ष हुआ। आगे लिखो, इस युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित किया था। इस युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित किया था तथा इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि, जिहाद यानी धर्म युद्ध, तो जिहाद घोषित किया था तथा गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी यानी धर्म युद्ध का विजेता, तो गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी और मेवात के सरदार हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का सहयोग किया था। महमूद लोदी और हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का सहयोग किया था। हसन खां मेवाती राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए, हसन खां मेवाती राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए मारा गया था। देख लिया। और इस युद्ध में राजपुताना के लगभग जो शासक हैं उन्होंने भी राणा सांगा का सहयोग किया था। तो राणा सांगा की जो संख्या है, सैनिकों की संख्या है, वो बाबर की तुलना में कहीं अधिक बताई जाती है। लो खैर, और इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई और पराजय के बाद उसके सरदारों ने उसे जहर दे दिया, ऐसा माना जाता है। वह परिणामतः राणा सांगा की मृत्यु हो गई। चलो आगे लिख लो, इस युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण, इस युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण तोपखाना और तुलगुमा युद्ध पद्धति, तोपखाना और तुलगुमा युद्ध पद्धति को माना जाता है। बस करो, आगे लिखो, अगले युद्ध का नाम लिखो, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, अगला युद्ध लिखो, चंदेरी का युद्ध। और ये लिखो 29 जनवरी 1528 बाबर और मेदिनी राय के मध्य, चंदेरी का शासक था
मेदिनी राय चंदेरी मध्य प्रदेश मालवा में है। तो मेदिनी राय के मध्य, मेदिनी राय ने सांगा का सहयोग किया था खानवा युद्ध में। तो बाबर और मेदिनी राय के मध्य। इसमें लिख लो, इस युद्ध को भी बाबर ने जिहाद घोषित किया था। तो उसने खानवा युद्ध को भी जिहाद घोषित किया था, चंदेरी युद्ध को भी। इस युद्ध को भी बाबर ने जिहाद घोषित किया था। अच्छा, इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने जो मेदिनी राय के सैनिक हैं उनके कटे हुए सरों से मीनार, अपनी विजय स्तंभ या मीनार बनवाई थी। और आप ये बात लिख लो, इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। आगे लिखो, घाघरा युद्ध। घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 बाबर और अफगानों के मध्य। लिख लो, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 बाबर और अफगानों के मध्य। लिखो, इस युद्ध में लिखो, इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व, इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व इब्राहिम लोदी के भाई, इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी और बंगाल के शासक नुसरत शाह, बंगाल के शासक नुसरत शाह ने किया था। महमूद लोदी पराजित होकर भाग गया। आगे लिखो, महमूद लोदी पराजित होकर भाग गया तथा नुसरत शाह ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। नुसरत शाह ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। यह युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। तो यह जलीय युद्ध था और स्थलीय युद्ध भी था। तो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। लिख लिया? आगे लिखो, यह युद्ध बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध और अंतिम विजय थी। यह युद्ध बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध और अंतिम विजय थी। लिख लिया? आगे लिखो, बाबर की मृत्यु। अगला बिंदु हमारा रहेगा बाबर की मृत्यु। और मृत्यु में लिखो, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। बाबर को पहले आगरा के नूर अफगान कोष्टक में आराम बाग, नूर अफगान बाग, फिर कोष्टक में आराम बाग में दफनाया गया और बाद में उसे शेर शाह सूरी के समय काबुल में दफना दिया गया।
और उसे बाद में शेर शाह सूरी के समय काबुल में दफना दिया गया। उसकी बेगम थी बाबर की, यूसुफजई बेगम थी, और उसने उसको काबुल में दफना दिया। ये तो ध्यान रखना, ऐसा मुगल बादशाह जिसे 2 बार दफनाया गया बाबर। पहले तो मृत्यु के समय तो जो ही उसकी मृत्यु हुई तब तो उसे दफना दिया गया आगरा में, आगरा के नूर अफगान या आराम बाग में। और बाद में ये दूसरी बार इसलिए काबुल उसे दफनाया गया कि बाबर ने की खुद की इच्छा ये थी कि उसे काबुल में ही दफनाया जाए। और इसके पीछे कारण ये था कि बाबर भारत में 3 चीज़ों को अभिशाप मानता है। बाबर ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि गर्मी, लू और आंधी, तीनों गर्मी से जुड़ी हुई है, ये भारत के लिए अभिशाप है। तो भारत की गर्मी बाबर को बहुत ज़्यादा बेचैन करती थी। और इस्लामिक परंपरा में एक मान्यता है, ये है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी रूह है वो कब्र में ही रहती है, वहीं पर, कब तक? कयामत के दिन तक। तो इसका मतलब कयामत तक वो रूह, अगर बाबर यहीं दफन रहता आगरा में तो वो आगरा में ही रहती। और बाबर ये चाहता था कि भाई मेरी रूह कभी ये गर्मी, लू, आंधी इनका सामना नहीं करे, इसलिए मुझे ठंडे प्रदेश यानी काबुल में ही दफनाया जाए। तो परिणाम था उसकी इच्छा के अनुसार उसकी बेगम ने उसे शेर शाह सूरी के काल में बाद में आगे चलकर काबुल में दफना दिया। तो उसे काबुल में दफना दिया गया, ठीक है। और अब क्योंकि बाबर एक कुशल योद्धा के साथ साथ, विजेता के साथ साथ विद्वान भी था, और उसने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी जो कि तुर्की भाषा में तुझ के बाबरी, जिसे बाबरनामा नाम से भी जाना जाता है, जिसकी हम साहित्य में चर्चा करेंगे कि बाबर ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी, किन किन भाषाओं का वो ज्ञाता था। फारसी, तुर्की और अरबी तीनों भाषाओं का वो ज्ञाता था, और फारसी और तुर्की में उसने पुस्तकें लिखी हैं। स्वयं की आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में है, ये बात ध्यान रखना। जो तुझ के बाबरी या बाबरनामा है वो तुर्की भाषा में थी, बाद में उसका फारसी अनुवाद किया गया। हुमायूं के समय तो पायंद खां और जैन खान ने किया था, अकबर के समय रहीम ने। रहीम का जो उसका बाबरनामा का फारसी अनुवाद है वो सबसे प्रसिद्ध अनुवाद है। तो उसकी जो भी साहित्यिक उपलब्धियां हैं और बाबर ने जो भी निर्माण कार्य करवाए, उनके हम स्थापत्य कला और साहित्य से संबंधित जो चैप्टर रहेगा उसमें चर्चा करेंगे। तो आज बाबर के संदर्भ में इतनी चर्चा। अब अगला हमारा बिंदु होगा हुमायूं, और वो होगा अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।